नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। क्या राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी सरकार या फिर छात्रों की गूंज से डर गई है बीजेपी सरकार? कोटा में जिस तरह से राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस संख्या में वहां पर छात्रों की भीड़ उमड़ी, जितनी ज्यादा छात्रों ने वहां पर एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद राहुल गांधी की तारीफें जिस तरह से छात्रों की तरफ से की गई, युवाओं की तरफ से की गई, युवाओं का जो विश्वास है अब राहुल गांधी पर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी को एक मजबूत जो है विकल्प के तौर पर युवा जो देखने लगा है देश का, क्या उससे मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ रही है? क्या उससे बीजेपी सरकार की बेचैनी बढ़ रही है? और इसीलिए राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है कि कैसे उनका कार्यक्रम खराब कर दिया जाए। कोटा में भी ऐसी ही कोशिश हुई थी और अब वैसी ही कोशिश हुई है देहरादून में होने वाले कार्यक्रम को लेकर। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, डीवी लाइव लगातार ये चर्चा कर ही रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का 17 जुलाई को जो देहरादून में कार्यक्रम होने वाला है, छात्रों की गूंज पार्ट 2 जिसे कह सकते हैं, क्योंकि पहला कार्यक्रम कोटा में हुआ था राजस्थान के और अब उत्तराखंड के देहरादून में दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा था। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई ना कोई पेच जरूर फंसाया जाएगा और जैसा कि दावे हो रहे थे, सरकार ने बिल्कुल वैसा कर भी दिया। यानी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई कि कैसे वो राहुल गांधी के कार्यक्रमों को, कांग्रेस के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश करती है, उन्हें फेल करने की कोशिश करती है। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया वहां पर, छात्रों की आवाज जो वहां पर उठाने वाली है कांग्रेस, उसको लेकर कांग्रेस ने कह दिया कि यह आवाज तो नहीं दबेगी, कार्यक्रम होगा। हाँ, अब उस जगह को बदल दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह बता दिया गया है कि कैसे परेड ग्राउंड की अनुमति 10 जुलाई को दे दी गई थी, बाकायदा परमिशन ली गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसका जो शुल्क था वो भी भर दिया गया था, 10 जुलाई को परमिशन भी मिल गई थी। लेकिन 17 जुलाई से ठीक 2 दिन पहले यानी 15 जुलाई को खबर आ रही है कि वो परेड ग्राउंड में अब कार्यक्रम नहीं हो सकता और इसकी जो वजह दी गई है वो बिल्कुल बेबुनियाद वजह है, जिसका लग रहा है कि वो सिर्फ मनमानी तरह से बताया गया प्रोग्राम है, जिसका कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम वहां पर चल रहा था और अब उस कार्यक्रम की तारीख अचानक से बढ़ा दी गई है, समय में बदलाव कर दिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए यह परेड ग्राउंड अब कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता। यानी ये जो पूरी साजिश कांग्रेस के एक कार्यक्रम को, राहुल गांधी के एक कार्यक्रम को रोकने के लिए की गई है, तो सवाल तो उठता ही है कि क्या राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से, छात्रों में बढ़ रही राहुल गांधी के जो भरोसा है, उससे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और खुद पीएम मोदी क्या डर गए हैं? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं आपका स्वामी जी। तो स्वामी जी, जिस पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी बीजेपी सरकार की तरफ से, और देखिए जैसा कि हम कह रहे थे बिल्कुल वैसा किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए अंशिता, एक बात तो यह है, ये तो हम लोग कल बात कर ही रहे थे जी, और जिस तरह का हास्यास्पद कारण दिया गया है जी भाई, अगर आपने 6 दिन पहले अनुमति दे दी थी, और अनुमति मानी बात है कि सरकारी दफ्तरों में जो अनुमति दी जाती है तो बाकायदा उसका देखा जाता है कोई दूसरा कार्यक्रम चल तो नहीं रहा है जी, और मानी बात है कि अगर किसी कार्यक्रम को अनुमति, यार वो संवर्धन का प्रोग्राम पता नहीं काहे का संवर्धन कर रहे हैं वहां पे परेड ग्राउंड में, वहां पे जो कांग्रेसी नेता गए वहां पे देखा कोई स्टॉल नहीं है, कोई मंच नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मैदान खाली पड़ा हुआ था। इसका मैंने झूठ बोला गया था बिल्कुल, और ये कहना कि साहब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, भाई एक्सटेंड तो उस चीज को करोगे ना जो एग्जिस्ट करती है, जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको एक्सटेंड कैसे कर देंगे? इसका मतलब यह है। लेकिन इससे क्या होगा कि उत्तेजना बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी जी, और जो आज ये सरकार अपनी तानाशाही रवैये को दिखा रही है उसकी पुष्टि होगी। भाई आप देखिए जंतर मंतर में क्या हो रहा है, जंतर मंतर में शमियाने लगे हुए हैं, वहां पे अनशन गृह बने हुए हैं, बकायदा वहां पे सारे मंच पे बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, जबकि सरकार की अनुमति नहीं है। अच्छा, यहां पे परेड ग्राउंड के अंदर उनसे अनुमति वापस ले ली गई, अब एक छोटा सा ग्राउंड उनको दे दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने यह स्पष्ट बता दिया है कि हमारे करीब 2.5 लाख तो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो मेरे देहरादून के लोगों से बात हुई है उसके हिसाब से करीब 5 लाख लोग वहां पे एकत्रित होंगे। अच्छा, एक अच्छी चीज और देखने को मिली, कल रात को वहां पे यशपाल आर्या भी थे, प्रीतम सिंह भी थे, गणेश गोडियाल भी थे, हरक सिंह रावत भी थे,
माने जितने बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे मार्च कर रहे थे और हजारों लोग मशाल लेके उनके पीछे चल रहे थे। अच्छा, देहरादून डीएम साहब की बात में मैंने सुनी, इतनी हास्यास्पद बात उनकी, तो इसका मतलब लगा उनमें दबाव तो है। उनसे प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं कि आपने कैसे कर दिया, लेकिन सरकारी अधिकारी हैं बेचारे, करें क्या, क्योंकि मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की बात तो उनको माननी पड़ती है। लेकिन उनकी बात में एक ये दिख रहा था कि बेबसी दिख रही थी, और वो ये कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, ये तो एक्सटेंड कर दिया गया और उसके बाद सारा। लेकिन जनता जो है वो हर चीज को देख रही है। अच्छा, ये मानी बात है कि वहां पे जो रिसेप्शन होगा वो हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक होगा। इस प्रकार का रिसेप्शन बहुत दिनों से, क्योंकि उत्तराखंड के लोग 10 साल से इस सरकार की निकम्मी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त आ गए हैं और वो हिंदू मुसलमान के मुद्दों से उठ चुके हैं। और देहरादून आप जानते हैं वैली है, चारों तरफ ऐसे ऐसे एरियाज हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, फिर विकास नगर है, फिर मसूरी है, और कांग्रेस वहां पे क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप वहां पे, लेकिन प्रयास इन्होंने पूरा किया जैसे इन्होंने कोटा में किया था, और कोटा में इन्होंने क्योंकि रोकने का प्रयास किया था इसलिए उत्साह ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल वही देहरादून के अंदर होना है भाई। देखिए, पहाड़ के अंदर जो लोग होते हैं वहां पे ज्यादातर लोग जो होते हैं आर्मी बैकग्राउंड वाले होते हैं। आप हर घर के अंदर जाइएगा पहाड़ के, तो आपको एक ना एक परिवार का सदस्य जो है वो आर्मी का मिल जाएगा, वो जवान मिल जाएगा। सूबेदार मेजर थे साहब, मेजर साहब थे, कर्नल साहब थे, और वो वहां पे पूरा, तो उनका जो एक टेम्परामेंट है और जो उनकी ट्रेनिंग है वो इसी प्रकार की है कि रोको मत भाई। देखिए, हम जो है लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, हमें रोको मत। जितना ज्यादा आप रोकने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो मुझे लगता है कि अपने आप इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है। और जो ये परसों मीटिंग होगी और फिर आप देखिएगा भाई सड़कों में रेला का रेला आएगा। जैसे रामलीला ग्राउंड में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, राहुल गांधी उसमें आए थे, मैं अपनी पत्नी के साथ वहां गया था। यार मैं तो आदता अनुसार अपना समय के पहले पहुंच गया था। अच्छा, वहां हमने देखा कि रामलीला ग्राउंड तो पूरा भर गया था, पूरे सड़कों पे भीड़ थी और लाखों की भीड़ थी। अच्छा, जब हमने देखा 11:30-12 बज गया, इतनी ज्यादा भीड़, रेले के रेले आ रहे थे, हमने कहा ये तो दब जाएंगे, अगर भाई बुढ़े हैं हम लोग, अपना निकल लिए। बड़ी मुश्किल से निकले, स्कॉट करके हमको निकालना पड़ा, वरना हम निकल ना पाते, इतने ज्यादा रेले आ रहे थे। वही स्थिति देहरादून के अंदर होगी, सारी सड़कें जाम होंगी, सारी सड़कें भरी होंगी, मैदान आप छोटा कर देंगे मैदान पर। ये उन्होंने किया क्यों है? जिससे कार्यकर्ताओं के अंदर कंफ्यूजन हो जाए जी। एक अफवाह फैला रहे हैं कि साहब देहरादून की रैली स्थगित हो गई है, कभी कह रहे हैं कि परेड ग्राउंड में होगी, कभी कहेंगे फलानी जगह होगी। मानी बात है कि टाइम कम होता जाएगा। 17 तारीख को है, आज 15 तारीख हो गई है, केवल 48 घंटे हैं। तो मानी बात है प्रिपरेशन में टाइम लगता है, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था करने में टाइम लगता है। तो ये डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो देहरादून का मिजाज मैं जानता हूँ, मेरा बहुत समय जो है उत्तराखंड के अंदर बीता है, जो वहां का जो मिजाज है उसके हिसाब से इन्होंने अपनी आफत खुद बुला ली है। और आप देखिएगा देहरादून की सड़कें पटापट भरी होंगी वहां पे, और अगर उसे छेड़खानी करने की इन्होंने कोशिश की तो ये अपने आप ही कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जबकि कांग्रेस ने ऑलरेडी कह दिया है कि 2.5 लाख, अब 2.5 लाख तो परेड ग्राउंड में भी एकोमोडेट करने की जगह नहीं है। और उसमें ये जो आपने स्कूल दे दिया है, इसमें कहां 2.5 लाख लोग एडजस्ट हो जाएंगे? सड़कों में होंगे, इधर उधर होंगे, पूरा तनाव हो जाएगा, पूरा दबाव हो जाएगा। लेकिन एक प्रकार के उत्तराखंड के स्वाभिमानी लोगों को इन्होंने ललकार दिया है, उनको रोकने का प्रयास कर। बिल्कुल स्वामी जी, और ये तो एक तरह से प्रवृत्ति होती है इंसान की कि जिस चीज के लिए उसे रोका जाता है वो वही करती है, ये तो प्रवृत्ति। और इसमें भी अब राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होना, जिसका असर कोटा में जब वो कार्यक्रम हुआ तो देखने को मिला कि किस तरह से छात्रों ने वहां पर पहुंचकर राहुल गांधी की बात सुनी, और फिर एक माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी भी होती है, यानी छात्रों को राहुल गांधी की वो बात समझ में भी आई। इसके अलावा राहुल गांधी का जो अवतार था वहां जाने का, जिस तरह से उन्होंने संवाद किया, वो कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं लग रहा था। तो राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं के साथ युवाओं की तरह पहुंचकर जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से विश्वास बढ़ा रहा है, वो छात्रों को या युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो जाहिर है कोटा के उस कार्यक्रम की वजह से जो छवि राहुल गांधी की बनी, या जो एक पब्लिसिटी हुई, उसके चलते उत्तराखंड में लोग पहले से उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। और इसीलिए खुद प्रशासन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 2.5 लाख लोगों की तो रजिस्ट्रेशन है। प्रशासन ने भी इस चीज को माना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए, जिसको अचानक से अब कैंसिल कर दिया गया परेड ग्राउंड को देने से, उसके लिए 1,77,000 की फीस भी कांग्रेस की तरफ से भर दी गई थी। बावजूद इसके इस कार्यक्रम को कैंसिल
से परेड ग्राउंड नहीं दिया गया उनको, अब उन्हें बन्नू ग्राउंड स्कूल दे दिया गया है जो जगह में भी छोटा है, और इसके अलावा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अड़चने पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वाजिब बात आपने की स्वामी जी कि क्या यह संभव है, पहले से नहीं पता था कि 15 तारीख तक कोई कार्यक्रम है और फिर वो उसे अचानक से जो है तारीख को बढ़ा दिया गया, इसके बाद अचानक से वह राज्यपाल के आने की भी बात हो गई है, तो ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की जो आवाज है या राहुल गांधी की जो पहुंच, जो जनता और उनके बीच की जो कनेक्शन बनता जा रहा है, जो कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, उसको रोकने की कोशिश है। क्योंकि ये बात अच्छी तरह बीजेपी समझ चुकी है कि राहुल जनता के बीच जाकर जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर सबने देखा है, और इसके बाद राहुल लगातार जन जन तक पहुंच रहे हैं। कभी ऑटो ड्राइवर से मिलते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, कभी आजादपुर मंडी पहुंच जाते हैं, कभी मोची के साथ बैठे होते हैं, कभी दिए बनाने वालों से मिलने पहुंच जाते हैं। ये सब राहुल गांधी की जनता के साथ एक जो बातचीत है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और यही वजह है कि हर जगह जब भी राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे विदेशों में ही क्यों ना हो, उसमें भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है। आलोचना होना शुरू हो जाती है जब राहुल गांधी विदेश के लिए जाते हैं, किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है विदेश से, तो उसकी भी आलोचना यहां से की जाने लगती है। यानी राहुल गांधी जब जब बोलेंगे तब तब बीजेपी नेताओं को या बीजेपी सरकारों को मिर्ची लगेगी। यहां तो ये देखने को मिल रहा है स्वामी जी। भाई अंशिता, ये असली मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है व्यवधान पैदा करना और राहुल गांधी के कार्यक्रमों में परेशानी पैदा करना, तो इससे तो उल्टा असर हो रहा है। इससे तो राहुल गांधी को एडवांटेज मिल रहा है। अब इंटरनेशनल प्रेस का इन चीजों को नहीं देख रहा है। बिल्कुल भाई, जैसे हम लोग उनके प्रेस को देखते हैं, उनके ब्रॉडकास्ट देखते हैं, वो हमारे ब्रॉडकास्ट देखते हैं, क्या ये विदेशी प्रेस नहीं देख रहा है कि एक तरफ तो मोदी जी चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, यूरोप जाए, कहीं भी जाते हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप तो भाई द्विपक्षीय संवाद नहीं करते, आप तो मन की बात करते हैं। अच्छा, दूसरा एक विपक्ष का नेता है जो द्विपक्षीय संवाद करता है, जो बच्चों के प्रश्न का जवाब देता है और बच्चों से कहता है कि मेरी कैपेबिलिटी को टेस्ट करो। बिल्कुल, अगर इस प्रकार से आप रोक लगाते हैं तो क्या विदेशी मीडिया इस चीज को नहीं देख रहा है कि एक तरफ तो मोदी जी बात नहीं करेंगे और दूसरे को बात भी नहीं करने देंगे? अब आप देखिए जो जंतर मंतर के अंदर हो रहा है, भाई 17 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक साहब को। बिल्कुल, इंटरनेशनल प्रेस के अंदर 18वां दिन है, इंटरनेशनल प्रेस उसको कवर कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं और किसी भी समय उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इसके बावजूद सरकार निकम्मेपन से और बिल्कुल धूर्तता पूर्णक आंख मूंदे बैठी हुई है, किसी ने संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। तो देखिए हर कोने से आवाज उठ रही है, हर कोना, लेकिन एक चुनाव आयोग इनके पास है, उसकी भी अब वो शुरू हो गई है। यूएनए के अंदर से ये बातें होने लगी हैं कि एसआईआर में किस प्रकार से हमने लोगों के नाम काटे हैं और इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं कि पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है, सिटीजनशिप का वो केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो ट्रेन का टिकट होता है भाई, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अब मैं मान लीजिए ड्राइवर लाइसेंस लेके जाऊं या आधार कार्ड लेके जाऊं, तो ट्रेन वाला कहेगा ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो वो टिकट काहे खरीदो, इससे तो मुझे ट्रैवल करने दो। ये तो आइडेंटिफिकेशन वो है, ये सिद्ध करता है मैं भारतीय नागरिक हूं। अगर मैं कहीं एयरपोर्ट में भी घुसता हूं तो मैं अपना पासपोर्ट दिखा के ही तो अंदर घुसता हूं। क्या नॉन सिटीजन को आप अनआइडेंटिफाइड आदमी को अपने एयरपोर्ट के अंदर घुसने देंगे? तो हर जगह मूर्खता दिख रही है, हर जगह मूर्खता दिख रही है। लेकिन इससे राहुल गांधी को फायदा हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस इसको देख रहा है। तभी तो इंटरनेशनल प्रेस मोदी जी से पूछने लगा है कि आप प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए जितना ज्यादा ये युवाओं को दबाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पे अग्निवीरों का बहुत ज्यादा वो है भाई, वहां के बच्चे ज्यादातर, जैसे पहले भी मैंने कहा, वो आर्मी वगैरह में, डिफेंस फोर्सेज में जाने का प्रयास करते हैं ज्यादातर, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि पहाड़ के टेरेन में रहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उनके हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां के बच्चे जो है उनको भी अग्निवीर में आपने परेशान कर रखा है, वहां भी वो वाली परेशानी है। फिर जो सीनियर सिटीजन है, उनकी सीनियर सिटीजन की आबादी बहुत ज्यादा है देहरादून के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। तो ये एक प्रकार से लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं, सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हम नकारा लोग हैं, हम अकर्मण्य लोग हैं, हम डिक्टेटर लोग हैं, हम तानाशाह लोग हैं। और अगर भक्तगण भी अपने पार्कों के अंदर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, ये सरकार तानाशाह सरकार नहीं है, खुद ही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो इसमें तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही। वरना देहरादून जैसी जगह में, भाई देहरादून कोई दिल्ली तो है नहीं, मुंबई तो है नहीं, इसके बावजूद 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। और 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए, इसका मैंने 5 लाख लोग वहां पहुंचेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि देहरादून का दृश्य उस दिन क्या होगा।
आप एरियल व्यू देखिएगा क्या पोजीशन बनेगी, तो उससे इनके हाथ पैर और कांपेंगे, क्योंकि 10 साल आपने उस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया है जो अपना इलेक्शन हार गया। बिल्कुल। अब बताइए, जो चीफ मिनिस्टर रहा 5 साल और खटीमा के अंदर इलेक्शन हार गया, फिर उसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाए रखा क्योंकि वो एक रबर स्टैम्प था, और जो अमित शाह साहब, मोदी साहब कहते हैं उसको मानता था, उसको फिर इलेक्शन जिता के आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अरे पुराने पुराने तपे तपाए नेता वहां पे पड़े हुए हैं, तो हर जगह ऐसे चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जो बिल्कुल रबर स्टैम्प से। दो हैं चीफ मिनिस्टर जो थोड़े स्ट्रांग हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, उनको ये लोग परेशान करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अगला प्राइम मिनिस्टर खुद बनना चाहते हैं, तो जितने रबर स्टैम्प से उनको अपनी तरफ से बिठा रहे हैं। लेकिन ये जो देहरादून की, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप जब शाम को डिस्कस करेंगे, खैर 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, उस दिन तो इस कार्यक्रम में हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अगले दिन करेंगे। ये ऐतिहासिक रैली होगी, लाखों की संख्या में लोग वहां होंगे, और ये एक रिकॉर्ड ऐसा बनाएगा जो रिकॉर्ड को सबको रेप्लिकेट करने के लिए प्रेरित करेगा कि बच्चों से अगर संवाद करना है तो बच्चों को वैसे ही। और आप देखिए कोटा के अंदर जो वो हुआ था, वहां पे जमघट लगा था, वो एग्जाम के 3 दिन पहले लगा था, इसके बावजूद लाखों बच्चे वहां पहुंच गए, और बच्चे रजिस्टर करके गए, माता पिता पहुंचे। इसका मतलब यह है राहुल गांधी के प्रति जो बच्चों की आसक्ति है और देश की आसक्ति है वो साफ साफ दिख रही है। एक तरह जंतर मंतर का आंदोलन देख लीजिए, 2,500 आदमी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि सोनम वांगचुक जैसा विश्वविख्यात आदमी वहां भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, और एक तरफ राहुल गांधी के लिए एक छोटे से स्टेट के अंदर कितने लाखों लोग आ जाएंगे। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आज की तारीख में जो विपक्ष की धुरी है वो कौन है। बिल्कुल। और राहुल गांधी की इसी बढ़ती लोकप्रियता, या कहें कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए जो करोड़ों रुपए बहाए गए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, उस पर एक तरह से पानी फिरता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी का जब भी कोई कार्यक्रम होता है बीजेपी की तरफ से, उसमें कोई ना कोई अड़वंगा जरूर लगाया जाता है। आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान भी जब पूरे बिहार में एसआईआर के खिलाफ जो रैली निकाली गई थी, तब आपको याद होगा राहुल गांधी जो पदयात्रा निकाल रहे थे उसमें भी रोकने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि सुरक्षा को खतरा है राहुल गांधी के। बाहरी जो इनपुट मिला है कि बाहर से जो सीमा पार से लोग आ गए और सुरक्षा का खतरा है, घुसपैठ हो गई है, बहुत सारी चीजें तब भी कही गई थी। यानी राहुल गांधी जब जब जनता के खिलाफ के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करते हैं या जनता की आवाज उठाते हैं, छात्रों की आवाज उठाते हैं, तो मोदी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो जहां पर बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, वहां पर हलचल पैदा हो ही जाती है। तो ये खुद बता रहा है कि अब पीएम मोदी हो या पूरी बीजेपी, वो ये मान चुकी है कि राहुल गांधी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उनकी तरफ से, या जो आईटी सेल की तरफ से जो खबरें बनाकर पेश की जाती थी, परोसी जाती थी, जनता को जो भ्रामक खबरें फैलाकर उनको गुमराह किया जाता था, वो सब अब नाकाम होता जा रहा है। जनता समझ रही है कि राहुल गांधी जो एक शैडो पीएम है, वो एक शैडो पीएम की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, ये दिख रहा है जनता को। स्वामी जी। भाई आप बिहार की बात किया, आप जरा कश्मीर की बात कीजिए जी। जब कश्मीर में पदयात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तो उनसे यह कहा गया था कि हिल टॉप्स में टेररिस्ट बैठे हुए हैं और ऊपर से गोली चला सकते हैं। तो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, देखते हैं जिसको मारना है मार दे, मैं तो देश की भक्ति के लिए और भारत माता के लिए चल रहा हूं। अच्छा, यह भी बताया गया कि वहां टेररिस्ट थे, ऐसा नहीं था टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन टेररिस्टों ने कहा कि जो आदमी अमन शांति की अपील कर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, उस पर गोली हम कैसे चला दें। और आप देखिए राहुल गांधी का जो श्रीनगर के अंदर रिसेप्शन हुआ था, कैसा रिसेप्शन हुआ था, इतने लोग शायद श्रीनगर में कभी इकट्ठे ना हुए हों। तो देखिए जो प्रेम मोहब्बत की चीजें हैं, जो आपसी भाईचारे की चीजें हैं, वो देश को चाहिए। भाई अंशिता ये बताइए, कोई दुश्मनी में रहना पसंद करता है क्या, घृणा में रहना पसंद करता है क्या? सब चाहते हैं समन्वय से, प्यार मोहब्बत से, एक परिवार की तरह सब लोग रहें, आपस में झगड़ा न करें। ये पहली सरकार मैंने ऐसे 70 साल में देखी है, 80 साल में देखी है, जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना ही इसका उद्देश्य है। हर समय ये झगड़ा कराता रहता है, कभी सवर्ण में और बैकवर्ड में कराता रहता है, कि यूजीसी बिल ले आता है, कभी हिंदू मुसलमान करता रहता है। मैंने देश को तोड़ने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। और जो मोहब्बत की बात करेगा हमारी बात है, लेकिन जैसे चुनाव आयोग इनके साथ है, पैसा इनके साथ है, पूंजीपतियों का पैसा इनके साथ है, ये इलेक्शन के 2 दिन पहले दारू बंटवा देते हैं, 5-5, 10 हजार में वोट खरीद लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब धीरे धीरे जिस प्रकार से जनता के नीचे, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर समर्थक थे वो कह रहे हैं कि 5 पुश्तों से हम लोगों ने
5 पुश्ते नहीं, मतलब हमारे परिवार में हर आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इथेनॉल का मुद्दा, हर आदमी परेशान है। बिल्कुल, एथेनॉल के मुद्दे की बिल्कुल एथेनॉल के मुद्दे पर तो हमने कल भी चर्चा की ही थी स्वामी जी, कि कैसे एक सर्वे कराया गया है और ये सर्वे पूरे देश का नहीं है बल्कि सिर्फ उन लोगों के बीच कराया गया है जो बीजेपी समर्थक हैं, एनडीए समर्थक हैं, जो बीजेपी को वोट देते आए हैं। उसमें से 53% लोगों ने तो सीधे सीधे तौर पर इस फैसले का विरोध किया और 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, यानी वो इसका विरोध ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मजबूरियां हैं उनकी कि वो खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते। मात्र 15% लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। तो 85% लोग तो हो गए ना जिन्होंने कह दिया कि हमें सरकार के इस फैसले से मुखालफत है, हम नाराज हैं इस फैसले से। तो अपने आप ही पता चल रहा है कि एनडीए के खिलाफ अब नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ अब नाराजगी, और यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी विरोधाभास शुरू हो गया है और इसी वजह से ये सारे मुद्दे खुल खुल कर बाहर आ गए हैं। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो उज्जैन वाला मामला हो, या केंद्रीय मंत्री जिन्होंने खुद ही अपने आप के लिए सब्सिडी ले ली 99 लाख रुपए की, ये सारे मामले क्या है? ये अंदर से खुद ही तो बीजेपी के लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। साफ है कि बीजेपी के अंदर अब मोदी और शाह के जो फैसले हैं उनका विरोध शुरू हो गया और यही बात राहुल गांधी कहते हैं, इसीलिए राहुल गांधी को दबाने की कोशिश हो रही है, उनके कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश हो रही है। स्वामी जी भाई, जो आप कह रही है ना, जो सर्वे हुआ 15% लोगों ने कहा हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ये 15% भी फेक आईडी होंगे। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसलिए अंतर नहीं पड़ता। पहली बात तो उनके पास कार ही नहीं होगी, स्कूटर ही नहीं होगा, मोटरसाइकिल ही नहीं होगी। वो तो 2 रुपए जो ट्रोल उनको मिलता है, दिन में 1000 रुपए 1000 ट्रोल करते हैं, सबको गालियां देते फिरते हैं, इधर उधर महिलाओं का अपमान करते फिरते हैं। 2 रुपए पर ट्रोल उनको मिलता है, 1000 ट्रोल दिन में कर लेते हैं, 2000 रुपए कमा लेते हैं, 60,000 रुपए कमा लेते हैं। शाम को दारू पी लेते हैं, कहीं जाके मंदिर में चोरी कर लेते हैं, किसी के चेन खींच लेते हैं, किसी का जूता चुरा लेते हैं, वहां पे जो चढ़ावा चढ़ता है उसको चोरी कर लेते हैं। उनको पेट्रोल डीजल का अंतर क्या पड़ेगा भाई? पेट्रोल डीजल का तो हम जैसे लोगों को पड़ेगा जो ईमानदारी से कमाई करते हैं, जो सारा पैसा जो हमें मिलता है वो हम इनकम टैक्स देते हैं, 1-1 रुपए का पाई पाई का हमारा हिसाब होता है, तो हमें अंतर पड़ता है क्योंकि हमारी ईमानदारी की कमाई है। जिसकी जो कमाई ही बेईमानी की हो, चढ़ावा चोरी की हो और इस प्रकार से ट्रोल करके पैसा लेता हो, उसे पेट्रोल डीजल के दाम से क्या अंतर है? वो चेन एक खींच लेगा, 6 महीने तक उसके पेट्रोल डीजल के दाम निकल आएंगे। भाई, हम लोग तो चेन स्नैचिंग नहीं कर सकते ना, ऐसे लोग तो कर सकते हैं जिन्हें पेट्रोल डीजल का कोई अंतर नहीं पड़ता। अब चेन स्नैच करेंगे तो कोई इनकम टैक्स थोड़ी देना पड़ेगा उन्हें, वो चेन करेंगे, उसे गलवाएंगे। जैसे राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के अंदर उन्होंने सारे सोने के और चांदी के आभूषण गलवा के अपने बड़े बड़ी कोठियां खड़ी कर ली। तो ऐसे लोगों को पेट्रोल डीजल का क्या अंतर पड़ेगा? हमें अंतर पड़ता है कि ईमानदारी की कमाई हमारी है। जी बिल्कुल। अब वैष्णो देवी से भी ऐसी खबर आई है कि चांदी जो चढ़ी थी वो नकली निकली है, लेकिन जाहिर तौर पर इस पर सोचने वाली बात है कि अगर कोई भक्त आस्था के साथ चढ़ा रहा है तो नकली तो नहीं चढ़ा रहा होगा, नहीं तो वो चढ़ाता ही नहीं। तो उस पर भी जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि आखिर कहाँ बदली गई वो चांदी। तो हर मंदिर से इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं कि चोरियां हो रही हैं और इस तरह के घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा, इसमें बुरी तरह आरएसएस भी फंसा है और बीजेपी भी फंसी है और ये ऐसा दाग है जो धुलने वाला नहीं है। और इसी वजह से बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे इस मुद्दे से ध्यान हट जाए। लेकिन राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, मतलब कांग्रेस हो या दूसरे तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, वो इस मुद्दे को छोड़ेंगे भी नहीं स्वामी जी, ये तय है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा जोर पकड़ेगा ही पकड़ेगा। देखिए, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो मंदिर के अंदर भगवान के चढ़ावे में चोरी करे उसकी पूरी की पूरी पुश्तें खत्म हो जाती हैं, उसके संतान बिल्कुल एक प्रकार से उसका परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और क्योंकि मैं सनातनी हूं, इस बात को बिल्कुल मानता हूं, तो मैं तो मानता हूं भगवान के। अच्छा, फिर कैसे? देखिए, जब कोई चांदी चढ़ती है किसी मंदिर के अंदर, उसकी टेस्टिंग होती है बाकायदा जी, उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आदमी आगे कुछ चढ़ा देगा कि जहां मैंने 10 किलो सोना चढ़ा दिया तो लोग मान जाएंगे। उसकी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी उसकी चेक होती है। हुआ क्या है कि वहां पे चढ़ गया, उसके बाद वहां पे जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सारे प्रबंधक मंडल के अंदर बैठ गए, वो 10 किलो चांदी असली वाली निकाली और नकली चांदी वहां भर दी, जो केदारनाथ के अंदर हुआ। असली सोना हटा लिया, नकली चोरा। तो ये तो चोर डकैत लोग हैं भाई, इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, ये रोज भंडारा करा सकते हैं। इनको क्या पड़ रहा है? जब महीने में ये आपने देखा जो राम जन्मभूमि के अंदर, चाहे वो अन्ना शुक्ला हो चाहे अनिल मिश्रा हो, भाई ये तो रोज भंडारा करा देंगे।
एक भंडारे में 50,000 रुपए का खर्चा आता होगा, और रोज भी भंडारा करा देंगे और दिन में अगर 2 लाख रुपए की चोरी करेंगे और रोज एक भंडारा 50,000 का करा देंगे, जनता को बता देंगे देखिए मुफ्त में आपके लिए भंडारा करते हैं, आपको मुफ्त में खाना देते हैं, कमाते हैं 2 लाख रुपए पर डे और खर्च करते हैं 50,000 रुपए पर डे, और जनता उसी में भावों वोट दे जाती है। लेकिन ये उन्हें नहीं पता कि भगवान की चोरी कर रहे हैं, भगवान के गहने चुरा चुरा के तुम्हें भंडारा खिला रहे हैं। तो ऐसे भंडारे को खाना भी पाप है। बिल्कुल। और अब सरकार जो है बेनकाब ही तो होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी हम आज जिक्र कर ही रहे हैं, उत्तराखंड में देहरादून में एक कार्यक्रम होने वाला है 17 जुलाई को। राहुल गांधी की तरफ से, पूरी कांग्रेस की तरफ से उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। नियमों के मुताबिक, नियमों का ध्यान रखते हुए पहले ही उसकी परमिशन ले ली गई। 1,77,000 रुपए उसके भर भी दिए गए। 10 जुलाई को प्रशासन ने परमिशन भी दे दी। लेकिन जैसे ही तारीख नजदीक आई, 17 तारीख जैसे ही नजदीक आई और पता चला कि राहुल गांधी के लिए तो भीड़ उमड़ने वाली है, राहुल गांधी का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होने वाला है, या छात्र उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे, युवा उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वैसे ही उस कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कोटा में हुआ, कोटा से भी एक दिन पहले ऐसी ही खबरें आई थी कि कैसे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, या प्रशासन की तरफ से ही वो पोस्टर हटाए गए थे राहुल गांधी वाले। सभी मालिकों को, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, पीजी के, हॉस्टल के जो मालिक हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था कि छात्रों को शामिल ना होने दिया जाए। इस तरह की खबरें आई, कांग्रेस ने शिकायत की थी, और अब यही हाल यहां उत्तराखंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की जो हरकतें दिखाई दे रही, वो साफ बताता है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर सड़क पर हो, कहीं पर भी हो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। और विपक्ष की नहीं दबाई जा रही है, असल में ये जनता की आवाज दबाई जा रही है। स्वामी जी भाई आप ये देखिएगा, 17 तारीख को ये जो हरिद्वार से, ऋषिकेश से, मसूरी से, उधर विकास नगर से, चक्रौता से जो गाड़ियां आएंगी, बसें, उन्हें भी ये रोकेंगे। अच्छा, एक नाटक और करेंगे। ये तक कांग्रेसी कार्यकर्ता तो जानते हैं इस बात को। ये जो सभा स्थल है उसे 5 किलोमीटर पहले सारी बस और गाड़ियों को रोक देंगे, क्या पैदल जाइए, जिससे लोग पहुंच ना पाए। ये सब तरह का व्यवधान पैदा करेंगे। लेकिन जब मैं जानता हूं, देखिए पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, बड़े वीर होते हैं भाई, वो बड़े कठिन टेरेन में रहते हैं। ये जो मैदानी क्षेत्र के हम लोग हैं, हमें आदत नहीं होती है। वहां तो एक एक आदमी, भाई अब तो चलिए थोड़ा बहुत सुविधाएं हो गई हैं, आज से 40-50 साल पहले या 20 साल पहले तक भी पगडंडी से 5-5 किलोमीटर 80-80 साल के लोग चढ़ के अपने गांव पहुंचते थे, और उसके बाद खेती करके और बाजार करके वापस लौटते थे। एक छतरी और एक अपनी छड़ी लेके हर पहाड़ी आदमी चलता था और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता था 80 साल की उम्र में। वहाँ की टेरेन बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है, तो वहाँ के लोग जो है आसानी से डरने वाले नहीं है। फिर डोईवाला का इलाका है, पूरा आसपास का जो वहाँ का इलाका है, वो इतने ज़्यादा वहाँ पे फार्मर्स भी हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ पे आर्मी पर्सनल भी हैं, वहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। जितना ज़्यादा व्यवधान ये पैदा करके इसमें रोड़ा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ज़्यादा सफल आयोजन होगा। जब हम डिस्कस करेंगे 18 तारीख को इस कार्यक्रम को, 17 तारीख को जब ये संपन्न हो जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराइएगा, उसकी फोटोग्राफ देखिएगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला। बिल्कुल। और ये कह भी दिया है, कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि भले ही हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, परेड ग्राउंड हमें नहीं दिया गया है, अब हम बन्नू स्कूल ग्राउंड में अब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको उन्होंने मान भी लिया है कि ठीक है हम उस स्कूल में अपना कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जो कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश की गई है, ये कार्यक्रम फेल होने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने और ज्यादा संख्या में लोगों से जुटने की अपील की। और तो और ये कह दिया है कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है, और इसका असर ये माना जा रहा है स्वामी जी कि इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आप जानते हैं 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, उस पर भी इसका राजनीतिक असर जरूर पड़ेगा। छात्र और युवा इस बात से, यानी एक तरह से सरकार के खिलाफ ही जाता दिखाई देगा जो ये किया गया है, विपक्ष की आवाज। क्योंकि ये कार्यक्रम राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम किसी तरह से कांग्रेस का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम था छात्रों के लिए। जो छात्र परेशान हैं, जिन छात्रों की जान गई, उनके लिए न्याय मांगा जा रहा है। पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, जंतर मंतर पर उसके लिए लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 18 दिन हो चले हैं। सोनम वांगचुक, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, वो 18 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर अनशन नहीं टूटा या अनशन नहीं खत्म किया उन्होंने,
तो 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है, उनकी जान भी जा सकती है। बावजूद इसके सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार सिर्फ आवाज दबाने में लगी है। वहां छात्रों की, वहां सोनम वांगचुक की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे सरकार चाहती है कि उनकी आवाज मौन हो जाए और आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए। 20 जुलाई को जो मार्च का ऐलान किया गया है, उससे पहले छात्र का यह रवैया बता रहा है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से वो मार्च ना हो पाए। वहीं इस तरफ छात्रों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले कोटा में किया, अब देहरादून पहुंच गए, उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश। यानी छात्रों की आवाज भी सुनना नहीं चाहती सरकार। तो इससे जाहिर तौर पर छात्र और युवाओं का गुस्सा फूटेगा सरकार के खिलाफ। भाई तानाशाह सरकार है, किसानों की आवाज नहीं सुनना चाहती, ट्रांसपोर्टर्स की आवाज नहीं सुनना चाहती, ये गिग वर्कर्स की आवाज नहीं सुनना चाहती, ये स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुनना चाहती, ये अग्निवीरों की आवाज नहीं सुनना चाहती। ये आवाज किसी का नहीं, क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय सेठ को सारी संपत्तियां देनी है। उत्तराखंड के अंदर इन्होंने सबको रामदेव को दे दिया, मुफ्त के दाम पे पूरे के पूरे जंगल दे दिए हैं, पूरे के पूरे मैदान दे दिए हैं। अब वो हड्डी मिला के पता नहीं क्या क्या करके अपना आयुर्वेदिक दवा बेचते रहते हैं। चलिए, उनका पर्सनल मैटर है। कई बार वहां के जो उत्तराखंड की वो ड्रग डिपार्टमेंट है वो भी बताता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट पाई जाती है। चलिए, वो उनका मुद्दा है, मैं उसमें नहीं पढ़ सकता, मेरी एक्सपर्टाइज उसमें नहीं है। लेकिन असली चीज जो है, जितना ज्यादा अवरोध आप पैदा करेंगे उतना ज्यादा जनता के अंदर जो आप तानाशाही प्रवृत्ति है उसके पुष्टि होती जाएगी। मैं ये देख रहा हूं आज के तारीख में जो अपोजिशन का वोटर था, अपोजिशन के साथ इंटैक्ट, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो 50% अपोजिशन की तरफ आ गया। अब धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने मारने को गुंडे बदमाश उतारू हो जाते थे, उनकी भी टोन डाउन आवाज हो गई है। वो भी समझने लगे हैं कि यार बिना बात के लिए 12 साल हमने इनको ढोया है, इनके लिए लड़ते रहे। ये भैया देश के लोकतंत्र संविधान को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होते, हिंदू मंदिरों के साथ चोरी डकैती न करते, ये मुसलमान विरोधी नहीं है। और जो मकान टूट रहे हैं आज के तारीख में हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर, उसमें 90% हिंदू लोग हैं। तो हिंदुओं को ही परेशान कर रहे हैं। ये हिंदू हितैषी नहीं है, ये सनातन विरुद्ध लोग हैं। जो चोरी डकैती मंदिरों के अंदर करे, उससे बड़ा सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता। ये झूठे आरोप लगवा देते हैं शंकराचार्य पे, उन पे पॉस्को एक्ट लगवा देते हैं, और जिस आदमी से लगवाते हैं वो बाद में कह देता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े संत ने मुझसे कहा था झूठे, उसको कोई दंड नहीं मिलता। भाई किसी शंकराचार्य के लेवल के आदमी की चरित्र हनन करने में तो 20 साल की सजा उसकी हुई। आशुतोष महाराज या पता नहीं कौन से महाराज थे, वो झूठे आरोप बिना बात के लिए, ये एफआईआर वो एफआईआर, बाद में पता चला खुद ही सजा याफ्ता थे। और बाद में कहनी है हाँ साहब वो गलती आरोप थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े संत महात्मा ने मुझसे कहा था कि ये झूठे आरोप लगा दो। अरे झूठे आरोप लगाना भी दंडनीय अपराध है। हर जगह तो इन्होंने संतों को पीछे बिठा दिया है। वहां बीएचपी और आरएसएस के लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट को देख रहे हैं, एक भी संत नहीं है, एक भी गौरव वस्त्रधारी नहीं है। 4-4 करोड़ की गाड़ी में वहां लोग आते हैं, बीएचपी के लोग हजार करोड़ की बिल्डिंग बना रहे हैं, 5 स्टार होटल बना रहे हैं। तो हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। लेकिन चलिए, जनता जितनी जल्दी जाग जाए, जितने, और इनका जो मुकाबला हो सकता है केवल वोट के आधार पे हो सकता है। वोट जाइए, 100% वोटिंग कीजिए, वोट जितनी भी बेईमानी कर ले, एक एक वोट इनके खिलाफ दीजिए। आंदोलन से, भूख हड़ताल से इस सरकार को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये बिल्कुल तानाशाह सरकार है, नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन टाइप की सरकार है। ये लोकतांत्रिक ढंग से नहीं, एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और ये सत्ता से हटेंगे, तभी इनको अकल आएगी कि तानाशाही इस देश में स्वीकार नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, और ये बात जनता को समझ में आ ही चुकी है कि जिस राम मंदिर को इन्होंने बनाया, 2 साल में जब उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू की सुरक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आरएसएस कर सकती है, वो क्या रक्षा करेंगे? ये एक बड़ी बात समझ में अब जनता को आ चुकी है। वहीं E20 इथेनॉल, यानी इथेनॉल वाला जो मामला है, E20 वाला जो मामला है, उस पर तो खुलकर जनता ने अपनी राय दे ही दी है। और ये वही लोग हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, यानी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रमों को बार बार रोकने की कोशिश की जाती है, वो राहुल गांधी के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब उत्तराखंड में जो कार्यक्रम होने वाला था, 17 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, 17 जुलाई को, उसके लिए जगह जरूर बदल दी गई है, लेकिन इस जगह बदलने ने सियासत को और गरमा दिया है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, वो ये कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम क्या सिर्फ छात्रों की आवाज के लिए ही बना रहेगा,
या फिर उत्तराखंड में जब चुनाव होंगे 2027 में तो राजनीति के लिए एक नया मुद्दा भी बन गया है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि उनकी जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज को दबाया जाएगा। यानी ये सरकार जनता की मांगों को नहीं सुन रही है, जनता की आवाज को नहीं सुन रही है। तो अब जनता इस पर क्या रुख अपनाएगी ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से जो 17 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है उसको रोकने की जो पुरजोर कोशिश की गई है, भले ही रोका नहीं गया है लेकिन कोशिश ऐसी की गई है कि किसी भी तरह से कार्यक्रम फेल हो जाए। तो जनता उसमें कितना समर्थन देती है कांग्रेस को, छात्र उसमें कितनी संख्या में जमा होते हैं, कितनी बड़ी संख्या में युवा वहां पहुंचते हैं, और जितनी संख्या में युवा वहां पहुंचेगा वो बीजेपी सरकार के लिए सीधा जवाब होगा जनता की तरफ से कि रोकने की कोशिश नाकाम हो गई है।